जी जी। तो हम परचेज डिस्काउंट को हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। परचेज डिस्काउंट क्या होता है? अगर डिस्काउंट, बायर को जो डिस्काउंट मिलता है वो क्या कहलाता है? पर जो परचेज डिस्काउंट कहलाता है, और जो सेलर जो डिस्काउंट दे रहा होता है वो सेल डिस्काउंट उसके लिए होता है। अलाउंस क्या चीज़ है? अलाउंसेस क्या चीज़ है? आपने गुड्स खरीदी, और गुड्स खरीदने के बाद क्या होगा? गुड्स के अंदर कुछ फॉल्ट था, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि आपने एक शो पीस लिया, ठीक है, आपने फनूस लिया या कोई लैंप लिया या फिर आपने कोई मोबाइल लिया है जी। उसके अंदर क्या है, थोड़ा सा स्क्रैच हुआ हुआ कहीं से, या कोई चीज़ थोड़ी सी डैमेज है, या फिर आप कुछ सामान मंगवाया है आपने बिजनेस के लिए, क्रॉकरी का सामान मंगवाया है, तो क्या होता है जी, उसके लिए उसको कहीं पे वो आपका सामान का बोरा था वो नीचे गिरा है, और जो बर्तन है वो टेढ़े मेढ़े हो गए हैं, ठीक है, ये कुछ टूट गए हैं। तो ये इसकी सूरत में क्या होता है, तो आप अपने सेलर को कहते हैं भाई ये चीज़ें वापस करें, मैं नहीं लेता, ये टूटी हुई चीज़ें हैं, या ख़राब चीज़ें, या डैमेज चीज़ें हैं। तो सेलर कहता है भाई इसको रख लो, मैं ऐसा करता हूँ इसकी प्राइस में कम कर देता हूँ। आप को प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, आप उसी प्राइस पे ही बेच सकते हैं, या फिर कम प्राइस पे बेच लें, ताकि आपको प्रॉफिट ज़्यादा हो सके, ताकि आपका नुकसान ना हो। तो उसकी सूरत में जो प्राइस के अंदर कमी की जाती है वो हमारा क्या कहलाता है? अलाउंस कहलाता है। कहते हैं जैसे कि बताया गया, सम टाइम्स कस्टमर बायर्स फाइंड दैट, कहते हैं जी, फाइंड दैट गुड्स परचेज हैव माइनर डिफेक्ट्स। इन दैट केस द सेलर में एग्री टू रिड्यूस प्राइस ऑफ डैमेज डिफेक्टिव गुड्स टू इंड्यूस द बायर टू कीप गुड्स सच रिडक्शन इन द प्राइस एज नाउन एज परचेज अलाउंस या परचेज अलाउंस। और सेलर के लिए क्या होगा? सेल्स अलाउंस होगा। डिफेक्टिव गुड्स की प्राइस में जो कमी की जाती है वो हमारे पास क्या कहलाता है जी? उसको अलाउंस का नाम दिया जाता है। किस चीज के अलाउंस का? परचेज अलाउंस एंड सेल्स अलाउंस का नाम दिया जाता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास सेल्स का एक वर्ड आ गया। सेल्स क्या चीज है? जैसे कि हमने पढ़ा था गुड्स को वाले से। गुड्स किसको बोलते हैं जी? कौन कौन बताएगा जी? गुड्स किसको बोला जाता है? गुड्स मर्चेंडाइज किस चीज को कहा जाता है जी? पार्टिसिपेट करें जरा, बताएं। सर जी, सर वो जी बोलें प्लीज। सर वो प्रोडक्ट्स जो हम अपने बिजनेस के लिए यूज करते हैं उन्हें। बिजनेस के लिए यूज नहीं करते, बिजनेस में सेल करते हैं, ठीक है। बिजनेस के लिए यूज नहीं करना आपने, बिजनेस के लिए जिसका हम कारोबार करते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, वो प्रोडक्ट्स जिसका हम बिजनेस करते हैं, ठीक हो गया, ये भी काफी है। क्या वो प्रोडक्ट्स जिसको हम कारोबार के लिए बेचते हैं, ये जो सेल करने के लिए, प्रॉफिट हासिल करने के लिए हम सेल करते हैं जिसको, ठीक है। जी बाकी लोग भी काइंडली पार्टिसिपेट किया करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से अभी मैं आप लोगों से, जैसे है कि इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से होते रहा करेंगे, जरा आप लोगों ने क्या करना है, फोकस होके बैठना है, तवज्जो के साथ बैठना है, ठीक है। तो सेल्स क्या है? जब उन चीजों को हम सेल करते हैं ना, तो गुड्स को, तो उसको हमने अकाउंटिंग में जब रिकॉर्ड करना है, तो सेल्स के अकाउंटिंग एड के साथ रिकॉर्ड करना है। क्या करना है? सेल्स के अकाउंटिंग एड के साथ रिकॉर्ड करना है। जैसे कि लिखा हुआ है, the goods are purchased for selling purpose when these goods sold to customer at a specific price। क्या करेंगे? goods sold to customer at specific price, it is said that sales have been made, यानी इनको सेल्स कहा जाएगा। इसको काउंटिंग एड के नेम से, सेल्स के नाम से बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि हमारे पास ये आ रहा है जी, परचेज्ड गुड, परचेज्ड गुड्स वर्थ 5000। अच्छा जी, suppose these goods have been sold at price of 6000, in accounting language it will be said that sales have been made at rupees 6000, और ये गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड, हमारे पास, सो गुड्स सोल्ड आर कॉल्ड सेल्स। ये जरूरी नहीं कि जितनी प्राइस पे हमने चीज ली है उससे ज्यादा प्राइस पे हम बेचें, ये भी हो सकता है कि वो उससे कम प्राइस पे बेची जाए सेल्स। ये इस वाले से, इस बात के आपने इस वाले से कंफ्यूज नहीं होना। आगे जी कैश सेल्स। कैश सेल्स क्या होता है जी हमारे पास? कि यही जो हमने गुड्स बेची हैं, अगर फौरन से उसकी पेमेंट अपने कस्टमर से रिसीव कर ली है, ठीक है, तो क्या कहलाएगी जी हमारे पास? वो क्या आएगी? कैश, कैश सेल कहलाएगी। कहते जी, कहते जी गुड्स सोल्ड टू कस्टमर स्पेसिफिक प्राइस, हाँ जी, एंड प्राइस ऑफ द गुड रिसीव्ड फ्रॉम द एड एट द सेम टाइम ऑफ सेल ऑफ गुड, सच सेल नाउन एज कैश सेल। यानी कि जैसे ही आपने चीजें बेची और आपने उसकी पेमेंट ले ली, क्या लगेगा हमारे पास? कैश सेल्स कहलाएगा।
एग्जाम्पल दी गई है हमारे पास, मिस्टर ए ने 2000 रुपए की चीजें जो है 10 जनवरी को जी वो उसने क्या की है जी, खरीदी है, और ये उस पेमेंट उसी वक्त उसको मिल गई है, तो क्या कहलाएगी हमारे पास, ये कैश सेल्स कहलाएगी। कस्टमर ने उससे खरीदी है मिस्टर ए से, तो ये क्या कहलाएगी उसके लिए, मिस्टर क्रेडिट सेल्स। क्रेडिट सेल ये है कि पेमेंट एट द स्पॉट, फौरन जैसे ही हमारे ट्रांजेक्शन हुई है, जैसे ही आपने चीजें कस्टमर को बेची हैं, आपको फौरन से पेमेंट नहीं मिली, पेमेंट क्या होगी, ये डिले होगी। सेम ऐसा ही जैसे हम क्रेडिट परचेजेस पढ़ चुके हैं, वैसा ही क्रेडिट सेल्स है। ठीक है, हमने चीजें स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर किसी कस्टमर को सेल की, लेकिन वो कहता है मैं आपको फ्यूचर डेट के ऊपर पैसे पेमेंट करूंगा, तो ये क्या कहलाएगी हमारे पास, क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। जैसे मिस्टर एक्स ने क्या किया है जी, कुछ चीजें खरीदी हैं और कहा है जी 15 जनवरी को, और पेमेंट के लिए वो कहा है जी 31 जनवरी को मैं इसकी पेमेंट करूंगा। कब खरीदी है जी मिस्टर एक्स ने, 2005 के, और उसके लिए वो कहा गया जी मैं इस डेट को पेमेंट करूंगा, किस डेट को, 31 जनवरी 2005 को। तो ये जो हमारे पास क्या कहलाएगी जी, ये हमने क्या है, सेल्स ऑन अकाउंट कहलाएगा या क्रेडिट सेल्स कहलाएगा। जिस तरह से परचेज ऑन अकाउंट या सेल्स ऑन अकाउंट भी वही बात है जी। इसकी समझ आ गई जी आपको, सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स की। जी सर। जी बाकी लोग भी बताएं प्लीज। सर जी आपकी आवाज नहीं आ रही जी, जस्ट आपकी आवाज आई है सर के आगे, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आई जी पहले। जी बेटा। सर मैं कह रही हूँ कि ये जो कैश सेल और परचेज सेल और क्रेडिट सेल और परचेज सेल जो है, क्रेडिट परचेज, इनका डिफरेंस बता। अच्छा डिफरेंस बता दूं, जब आप जिस चीज का आप कारोबार करते हैं, बिजनेस, फॉर एग्जांपल आपका ब्यूटी सैलून है, ठीक है, आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स परचेज करती हैं, ठीक है। और ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपके पास डिफरेंट टाइप्स के, आपके पास क्या कहते हैं, लोशंस हैं, डिफरेंट टाइप की क्रीम्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के आपके पास आप कैप्सूल्स होते हैं, वो आपने परचेज किए हैं। ये आपका क्या है, ये बिजनेस है आपका। अब जब उनको खरीदेंगी तो आपके लिए, उनको खरीदेंगी तो क्या कहलाएंगी, वो गुड्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी जी, गुड्स। तो आप जब भी उनको खरीदेंगी तो आप कहेंगे जी मैंने गुड्स खरीदी हैं। जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप उसको लिखेंगी तो उसको लिखेंगी परचेजेस के अकाउंटिंग एड के नाम से। अगर आपने उसकी पेमेंट फौरन की है तो क्या कहलाएंगे आपके पास, वो कैश परचेजेस कहलाएंगी। अगर आपने उसकी पेमेंट कुछ देर के बाद, कुछ टाइम पीरियड के बाद करेंगी तो वो क्या कहलाएंगी, क्रेडिट परचेजेस कहलाएंगी। ये परचेज का कंसेप्ट क्लियर हो गया जी। जी सर। जी बाकी जी जी। सर। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, जब आपने यही ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो आपकी जब सेल करेंगे अपने कस्टमर्स को, ठीक है, तो जब इन्हीं को कहेंगे गुड्स सेल कर दी, गुड्स सोल्ड आउट कर दी, तो जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर लिखा जाएगा तो कहेंगे सेल्स के अकाउंटिंग एड के नाम से आप रिकॉर्ड करेंगे। अगर इन कस्टमर्स ने आपको फौरन पेमेंट किया है, कस्टमर से आपने फौरन पेमेंट ली है, जैसे ही आप उसको चीज बेची है, ब्यूटी प्रोडक्ट बेची है, तो क्या कहलाएगी आपके पास, कैश सेल। अगर आपने वही प्रोडक्ट उधार पे बेची है कि उसकी फ्यूचर में पेमेंट लेंगी, तो वो क्या कहलाएगी, आपको क्रेडिट सेल्स कहलाएगी। ये उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब अगर फिर भी समझ नहीं आई तो काइंडली पूछ सकते हैं दोबारा से। सर जी जी सर क्लियर है। सर जी सोल्ड का मतलब। सोल्ड का मतलब, सोल्ड का मतलब पूछ रहे हैं जनाब, से सोल्ड का मतलब, गुड्स। गुड सोल्ड का मतलब ये है कि आपकी सेल्स हो गई है। सेल्स मतलब आपने चीजें बेच दी हैं, ठीक है। गुड सोल्ड का मतलब चीजें सेल कर दी गई हैं, बेच दी गई हैं कस्टमर को, ठीक है। अगर जी अगर कैश पे फौरन से कैश ले लिया है तो कैश सेल होगी। अगर कैश फौरन से नहीं लिया, यानी फ्यूचर डेट को लेना है, तो वो क्या कहलाएगा, क्रेडिट सेल कहलाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स। आपने कस्टमर को चीज बेच दी, कस्टमर लेके चला गया, जब उसने देखा इसका ये गुड्स है, ये डिफेक्टिव है, ये अनसेटिस्फैक्ट्री है, ठीक है, और क्या कहता है जी, और बिलो स्टैंडर्ड है या उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं है, तो क्या कहता है, वो आपको लाके वापस कर देता है। गुड्स क्या करता है जी, आपको लाके वापस कर देता है। जब वापस कर देगा तो इसको क्या कहलाएगा आपका, ये चीज कहलाएगी आपके पास सेल्स रिटर्न कहलाएगी। इसको रिटर्न इनवर्ड भी बोला जाता है, ये टर्न्स फ्रॉम कस्टमर भी बोला जाता है। लेकिन ये लास्ट वाला आपके पास कम ही वर्ड यूज होगा, लेकिन ये दो आपके पास ज्यादा यूज होंगे। कौन कौन से, सेल्स रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स। सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड, ये दो वर्ड्स आपके पास ज्यादा यूज होंगे। तो ये इसकी समझ आ गई जी आप लोगों को, सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड्स की। सर जी जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न, इनमें फर्क है ना सर? बिल्कुल जी बिल्कुल, साफ ज़ाहिर फर्क है।
परचेज रिटर्न आप रिटर्न कर, बिजनेस रिटर्न करता है अपने सप्लायर को, और सेल्स रिटर्न ये है कि कस्टमर रिटर्न करता है बिजनेस को। ठीक है। ओके जी। जी ओके जी। तो नेक्स्ट आगे जी मूव करते हैं। आगे जी हमारे पास ट्रेड डिस्काउंट है। ट्रेड डिस्काउंट है किसी भी कोई भी बिजनेस में आप कुछ चीज खरीदने जाते हैं, उसमें ट्रांजैक्शन होने से पहले, कोई भी ट्रांजैक्शन होने से पहले जो आपको डिस्काउंट दे दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इस तरह मुख्तलिफ शॉप्स के ऊपर, मुख्तलिफ ब्रांड्स के ऊपर जो आपके पास लिस्टेड प्राइस, जो प्राइस का ऊपर टैग लगा होता है, उसके ऊपर डिस्काउंट गिवन होता है 50%, 20%, अप टू 70%। ये क्या कहलाता है? ये आपके पास ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। यानी कि आपने ट्रांजैक्शन की नहीं उस बिजनेस के साथ, या बिजनेस ने कस्टमर के साथ कोई ट्रांजैक्शन नहीं की, लेकिन डिस्काउंट पहले से ही दिया जा रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। इस ट्रेड डिस्काउंट को ना तो बायर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करता है, ना ही सेलर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करता है जी। तो इसी तरह से ट्रेड डिस्काउंट के हवाले से आप लोगों को ये बात ध्यान में रख लेनी चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता, और इनवाइस के ऊपर शो हो रहा होता है, लेकिन इनवाइस के ऊपर जो वास टोटल अमाउंट बनाई जाती है वो टोटल अमाउंट ट्रेड डिस्काउंट को उसकी लिस्टेड प्राइस में से लेस करके बनाई जाती है जी। ये समझ आ गई जी आपको ट्रेड डिस्काउंट के हवाले से? जी सर, समझ। सर ये रिपीट कर दें। लिस्टेड प्राइस के ऊपर जो डिस्काउंट आपको दिया जाता है वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है। बिजनेस के तरफ से कस्टमर्स को जो डिस्काउंट लिस्टेड प्राइस के ऊपर ऑफर किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो ट्रेड डिस्काउंट कहलाता है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास है जी डेटर्स या आर अकाउंट रिसीवेबल। बिजनेस से जो लोग उधार पे चीजें खरीदते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे पास डेटर्स कहलाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल, एक पर्सन बिजनेस कर रहा है किसी चीज का, एक कंपनी जो है वो बिजनेस कर रही है किसी चीज का, वो इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट्स का कारोबार कर रही है, और उससे जी कंपनी जो है वो उधार पे चीजें खरीद के ले जाती है। तो ए कंपनी के लिए जो जी कंपनी है वो डेटर्स हैं, अकाउंट रिसीवेबल हैं। ठीक है। गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन क्रेडिट बेसिस, जिन लोगों को हम उधार पे चीजें बेचते हैं वो जो हमारे वो कस्टमर है वो क्या कहलाते हैं? डेटर्स कहलाते हैं, अकाउंट रिसीवेबल कहलाते हैं जी। स्टूडेंट्स इसकी समझ आ गई आप लोगों को? इस तरह के जी एग्जांपल गिवन है कि हमारे पास कि वी सोल्ड गुड्स टू ए फॉर ₹3000, बी फॉर 2000 एंड सी फॉर 4000 ऑन क्रेडिट बेसिस। The amount receivable from them A, B, C, D is known as debts। क्या कहलाएगा? नाम के debts। and three customer A, B, C are our debtors and account receivable। बात समझ आ गई जी? तो इस एग्जांपल से आपको मजीद क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ये हमारे पास है जी क्रेडिटर्स या अकाउंट्स पेएबल। जिन लोगों से बिजनेस या जिसका, अगर आप कारोबार कर रहे हैं, आप जाके जिन लोगों से उधार पे चीजें खरीदते हैं, जिन लोगों से बिजनेस उधार पे चीजें खरीदता है, जिन सप्लायर से, जिन सेलर से बिजनेस उधार पे चीजें खरीदता है, वो हमारे क्रेडिटर्स कहलाते हैं, वो बिजनेस के क्रेडिटर्स कहलाते हैं, अकाउंट्स पेएबल कहलाते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से यहाँ पे आपको ये मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा इस स्टेटमेंट से। द पर्सन और बिजनेस हु विल रिसीव द मनी क्रेडिटर, द पर्सन और बिजनेस हु विल पे द मनी डेटर। यानी कि जो पर्सन उधार पे चीजें खरीदता है, उधार पे चीजें बेचता है, वो क्रेडिटर होता है। जो उधार पे चीजें खरीदता है वो क्या कहलाता है? आपके पास डेटर होता है जी। समझ आ गई जी आपको इसकी बात, ये बात क्रेडिटर्स और डेटर्स के हवाले से जी स्टूडेंट्स? जी 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 सर, सर आगे। समझ आ गई। ये निशा आपने क्या बोला है? उनका सर समझ आ गई है। ओके। सर नेक्स्ट क्रेडिट्स और डेबिट्स की समझ नहीं है। किसकी? ये क्रेडिट्स और डेबिट्स की। क्रेडिट और डेबिट्स तो हमने बेटा पढ़ा ही नहीं अभी तक। हमने क्रेडिटर और डेटर पढ़ा है, क्रेडिटर और डेटर पढ़ा है। जी क्रेडिटर सर वो यही। क्रेडिटर वो होता है जो उधार पे चीजें बेचता है, जो कस्टमर को, जो बिजनेस को उधार पे चीजें बेचता है वो क्रेडिटर कहलाता है, और जो चीजें उधार पे खरीदता है
वो क्या कहलाता है, वो डेटर कहलाता है। बात समझ आ गई जी। तो अगर आपको ज्यादा चीजें कंफ्यूज करें तो यस सर। इतना याद रख लें, ये लास्ट वाला जो मैंने बताया, कैश डिस्काउंट हमारे पास आ गया जी, हमारे पास 16 नंबर पे आ रहा है। कैश डिस्काउंट क्या है? आपने उधार पे चीजें खरीद ली हैं, और उधार पे खरीदने के बाद आपने सेटलमेंट टर्म्स किसके साथ तय होगी? बिजनेस सेलर के साथ। सेलर कहता है कि आपने इस जो उधार पे चीजें खरीदी हैं, ये आपने 30 दिन के अंदर अंदर इसकी पेमेंट करनी है। अगर आप पेमेंट विद इन 5 डेज कर देते हैं तो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। इस तरह से जो आप 5 डेज के अंदर पेमेंट कर देते हैं, वो आपको जो डिस्काउंट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट कहलाएगा। ठीक है। कि ऐसे भी हो सकता है कि आपने चीजें खरीदी और एट द स्पॉट उसकी पेमेंट कर दी गई, तो आपको जो डिस्काउंट हासिल होगा वो क्या कहलाएगा? कैश डिस्काउंट हासिल होगा। ठीक है। जैसे कि बताया गया, इट इज अ डिडक्शन और अलाउंस गिवन बाय क्रेडिटर टू अ डेटर if the amount due is paid by the debtor before the due date, or it is the reduction in the price, usually 2% or less, offered by manufacturer or wholesaler creditors to encourage customer debtor to pay their debts within specified discounted period। तो चाहता है कि जल्द अज जल्द इसकी पेमेंट कर दिया जाए। कौन चाहता है? क्रेडिटर। किससे चाहता है? डेटर से। क्योंकि डेटर ने उधार पे चीजें ली होती हैं, क्रेडिटर ने बेची होती हैं। तो क्या कहता है, ये जो हमारा डेटर है ये जल्द अज जल्द इसकी पेमेंट कर दे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, इसकी एग्जांपल गिवन है हमारे पास कि एक्स सोल्ड गुड्स टू वाई a customer for rupees 1000 credit basis. It means X is a creditor and Y is a debtor. X offers an allowance of 2% to Y if he will pay his debt within 15 days. It means if Y pay his debts within 15 days, then he will pay only 980 to X. Such discount is known as cash discount. जी स्टूडेंट्स, इसकी समझ आ गई कैश डिस्काउंट्स की आप लोगों को? जी बताएं जरा, मुझे जी रिस्पॉन्ड करें। यस सर। जी सर, 2% डिस्काउंट दिया है उन्होंने। आपको अगर हम विद द ड्यू अगर विद द ड्यू पे पैसे पे करते हैं तब हमें 2% डिस्काउंट मिलेगा। जी, मैं इसका सर बेसिक थीम क्या है वो आपको समझ आ गया कि कैश डिस्काउंट होता क्या है? जी सर, आगे। ये सबको पता चल गया? जी सर, समझ आ गई है। ओके। इस कैश डिस्काउंट का एक और नाम भी है, इसको सेटलमेंट डिस्काउंट भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सेटलमेंट डिस्काउंट। नेक्स्ट सर हमारे ये पास जो डेट्स लिखा हुआ है ये क्या है? डेट्स, आप पे उधार को हिज बोलते डेट्स हैं। विद इन। डेट्स, डेट्स का मतलब है कि आपका कर्जा, उधार, उधार जो आपने पैसे देने हैं वो डेट्स कहलाते हैं। ठीक है। जो क्रेडिटर को पैसे देने होते हैं ना, क्रेडिटर ने जो पैसे लेने होते हैं वो डेट्स कहलाते हैं। क्रेडिटर ने जो डेटर से पैसे लेने होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? डेट्स कहलाते हैं। आपने फॉर एग्जाम्पल अपनी दोस्त को 1000 रुपये दे दिया है, तो जो 1000 रुपये अपनी दोस्त को आपने दिया है वो डेट्स है, वो आपने कर्जा दिया है। ठीक है। तो इसी तरह से जो लोग उधार पे चीज खरीदते हैं उनके ऊपर जो क्या होता है वो डेट्स होता है। ठीक है, बात समझ आ गई जी? जी सर। ओके। कैपिटल या ऑनर्स इक्विटी? अच्छा जी, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया है कि ऑनर जो है, ऑनर की और बिजनेस की जो हैसियत है अकाउंटिंग के अंदर वो अलग-अलग है। आइडेंटिटी जो है वो अलग-अलग है कि बिजनेस अपार्ट फ्रॉम इट्स ऑनर आइडेंटिटी। इसी तरह से आगे हमने इस हवाले से पढ़ना है कि ऑनर्स इक्विटी और कैपिटल क्या है। बिजनेस में जो कुछ भी ऑनर अपनी जेब से इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है हमारे पास? कैपिटल कहलाता है। ये ऑनर्स इक्विटी कहलाता है। ऑनर का स्टेक इन बिजनेस, हम क्या सकते हैं? ऑनर स्टेक इन बिजनेस। इसके हमारे पास मुख्तलिफ टाइप्स की डेफिनेशन की गई हैं। ये जो ऑनर्स इक्विटी, ये कैपिटल, ये जरूरी क्यों है? बिजनेस जब भी शुरू किया जाएगा तो साफ जाहिर है कि बिजनेस का प्रॉफिट किसने इंजॉय करना है? ऑनर इंजॉय करना है। तो जब ऑनर ने प्रॉफिट इंजॉय करना है तो उसके लिए क्या होगा? उसको उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी, सब कुछ उसके अंदर लेके चला पर उसको रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे ताकि वो कुछ प्रॉफिट अर्न कर सके, चीज सेल परचेज कर सके।
तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या आ रही है, फंड सप्लाइड बाय द ऑनर या ऑनर्स। अगर एक बंदा बिजनेस का मालिक है, जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप है तो ऑनर होगा, अगर पार्टनरशिप है तो ऑनर्स होंगे, अगर कंपनी है तब भी ऑनर्स होंगे। जो कुछ वो लेके आ रहे हैं पैसा, वो क्या कहलाता है हमारे पास, ऑन कैपिटल या ऑन इक्विटी कहलाएगा। ऑन नेक्स्ट हमारे पास है फंड सप्लाइड बाय द एक्सटर्नल पार्टीज लाइक बैंक etc, सो द अमाउंट ऑफ कैश आर गुड इन्वेस्टेड सप्लाइड बाय द ऑनर या ऑनर इन बिजनेस यूनिट इज नाउन एज कैपिटल और ऑनर्स इक्विटी। और दूसरे नंबर में हमारे पास क्या कहलाएगा जी, कैपिटल। अदर पार्टीज भी हमारे पास भी अब कर सकते हैं, लेकिन अदर पार्टीज का जो होगा वो हमारे पास जो कुछ भी अदर पार्टीज का अदर देन मालिक जो होगा, अदर देन ऑनर जो भी कुछ पैसा आएगा उसको लाइबिलिटी का नाम दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी, कैपिटल इज द मनी और मनी इज वर्थ बारोड बाय बिजनेस यूनिट फ्रॉम इट्स ऑनर और ऑनर्स। हम क्या कह रहे हैं कि बिजनेस जो मालिक से पैसा लेता है कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए, अपने ऑपरेशंस के लिए, वो क्या चीज है, वो भी आपके पास क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। यहाँ पे देखें बारोड का वर्ड यूज है, बारोड का मतलब होता है उधार पे। इसका मतलब क्या है जी, कि बिजनेस के अंदर जो पैसा होता है, अगर वो मालिक ने दिया हुआ है तो वो भी बिजनेस के ऊपर एक क्लेम है, किसका, मालिक का, वो मालिक का उधार है बिजनेस के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज द क्लेम और राइट ऑफ द ओनर या ऑनर्स अगेंस्ट द एसेट्स प्रॉपर्टीज पोजेस्ड बाय द बिजनेस ऑफ द बिजनेस। यानी कि बिजनेस में जो कुछ है वो किसकी तरफ से दिया गया है, मालिक की तरफ से दिया गया, और मालिक मालिक का जो क्लेम है, ऑनर का क्लेम वो क्या है, वो क्या कहलाएगा आपके पास, कैपिटल या फिर ऑन इक्विटी कहलाएगा। ये बहुत सारी डेफिनेशंस आपको के पास दी गई हैं। इसका मेन मकसद यही है कि बिजनेस के अंदर जो कुछ मालिक इन्वेस्ट करता है वो क्या कहलाता है जी आपके पास, वो आपके पास कैपिटल या ऑन इक्विटी कहलाता है। कैपिटल। इट इज अ पार्ट ऑफ द टोटल इक्विटी विच इज सप्लाइड बाय द ऑनर्स या ऑनर। जो जितने भी आपके पास बिजनेस की मालियत होती है ना, बिजनेस की मालियत, वो टोटल मालियत क्या कहलाती है, वो इक्विटी कहलाती है। और उसमें से इक्विटी में से जो कुछ मालिक ने, ऑनर ने लाया होता है, मालिक इन्वेस्ट किया होता है, वो क्या कहलाता है, उसको कैपिटल या ऑन इक्विटी का नाम दिया जाता है। आगे एग्जांपल है जी, हम देखते हैं। मिस्टर एक्स स्टार्टेड बिजनेस विद रुपीज 100,000, out of 100,000 70,000 have been provided by the owner Mr. X and 30,000 borrowed from bank। क्या जी, 70,000 रुपये उसका अपना है, ये जो 1 लाख रुपए ये इक्विटी है, और जो 70,000 रुपये उसका अपना है, और 30,000 रुपये उसने उधार पे लिया किसी से। 70,000 रुपये बिजनेस के अंदर जो है ये कैपिटल कहलाएगा, और 30,000 रुपये जो है ये लाइबिलिटी कहलाएगा, और ये टोटल 1 लाख जो है आपका पास, ये क्या कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगा। ठीक है जी, जी बात समझ आ गई जी आपको। जी जी सर। सर। तो ये आपके सर पास ये इसमें जो ये जो इक्विटी का लफ्ज यूज हुआ है, इक्विटी, इक्विटी दोनों चीजें, सम टाइम कैपिटल के लिए भी यूज होता है और सम टाइम टोटल फंडेड के लिए, टोटल फंड के लिए भी यूज होता है, लेकिन टोटल फंड के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे ज्यादातर, ठीक है। इक्विटी जो होगा ये टोटल फंड के लिए, जितना भी बिजनेस के अंदर टोटल सब कुछ है, बिजनेस में एसेट्स हैं जितने भी हैं, पैसा है, जो कुछ भी जिस चीज का कारोबार कर रहे हैं, वो चीजें गुड्स पड़ी हैं, ये सब चीजें क्या कहलाएगा, इक्विटी कहलाएगी। यानी कि टोटल मालियत जो बिजनेस की होगी वो क्या कहलाती है, इक्विटी कहलाती है। समटाइम हम कहते हैं कि जो एबीसी कंपनी है इसकी इक्विटी क्या है, ये आपके पास, ठीक है। ये जो नेस्ले कंपनी है इसकी इक्विटी कितनी है, ये पेप्सी कंपनी है, कोका कोला है, इसकी इक्विटी क्या है, इसका मतलब है कि इसकी टोटल मालियत कितनी है, इसकी इसकी टोटल वर्थ कितनी है। समझ आ गई जी बात आप लोगों को। जी स्टूडेंट्स। जी सर। जी जी ओके सर। जी। तो जैसा कि हमारे पास 5 मेन हेड्स हैं, तो 5 मेन हेड्स में से एक हेड्स कैपिटल भी है, ऑनर्स इक्विटी भी है, ठीक है। हमारे पास क्या चीज है, ऑनर्स इक्विटी भी जी है। जी सर। ऑनर्स इक्विटी या कैपिटल ये है कि एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट भी इसको बोलेंगे, इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको मेन हेड्स भी बोलेंगे, एक मेन हेड्स का एक पार्ट है। ये क्रेडिट ग्रुप से बिलोंग करता है, ये हम ऑलरेडी चीजें पढ़ भी चुके हैं।
और उसके बाद एसेट्स आ जाते हैं हमारे पास। एसेट्स क्या चीजें हैं ये आपके पास, जैसे कि एसेट्स की हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन क्या गिवन है। एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैविंग सर्टेन वैल्यू owned by a business on a particular date and with are expected to benefit जी द फ्यूचर ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब ये है कि रिसोर्सेज जिनके जरिए आपने क्या करना है, बिजनेस के ऑपरेशंस चलाने हैं, यानी कि बिजनेस का काम करना है। ऑपरेशन से मुराद ये है यहाँ पे, ये आपने ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन जेन में नहीं लाना प्यारे भाई कि भी कहाँ पे जा रहे हैं जी आपके कहीं पे उसको ऑपरेशन थिएटर वाला ऑपरेशन आप सेन मिलाएंगे। यहाँ पे ऑपरेशन से मुराद ये है कि कारोबारी मामलात, ठीक है, ये भाग चेन में रखना है आप लोगों ने। क्या आएंगे जी यहाँ पे, कारोबारी मामलात हैं उनको भी ऑपरेशंस बोला जाता है, ठीक है, या ऑपरेशन बोला जाएगा। तो इसी तरह से तो ये एसेट्स क्या है, यहाँ से इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज से हमने क्या करना है जी यहाँ पे, और पार्टिकुलर डेट पे क्या हो रहा है बिजनेस के इसकी मलकियत। तो नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं क्या, एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज एंड पोजेशंस ऑफ अ बिजनेस बोथ टेंजिबल हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस एंड इनटेंजिबल हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। ये हमारे पास पहली डेफिनेशन से कुछ कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। क्या चीज है जी, ये कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन है। इसमें हमारे पास क्या बताया गया, पिछले में हमें सिर्फ ये बताया गया था कि वो चीजें हमारे पास एसेट्स हैं कि जो कि सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के पास क्या चीजें हैं जी, बिजनेस की मलकियत में है। क्या चीजें कह रहे हैं जी, बिजनेस की मलकियत में है। ये जिस तरह के हम देख सकते हैं, ओन्ड बाय बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट। यहाँ पे हमें क्या बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टीज यानी कि ओन्ड भी होनी चाहिए और पोजेशन यानी कि आपकी कब्जे में भी आपके होने चाहिए। यानी कि वो तमाम चीजें, वो एसेट, जो प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज है और आपके पोजेशन में है, क्या वो टेंजिबल है यानी कि वो फिजिकल है, या फिर इंटेंजिबल। इंटेंजिबल से मुराद ये है कि आपके पास गुडविल यानी कि उसका नेक नामी, जैसे कि हमारे पास नेस्ले है, इसके क्या है, इसके लिए हम कह सकते हैं या कोका कोला है या फिर आपके पास पेप्सी है, कि इनकी कोल्ड ड्रिंक अच्छी है हमारे पास। और नेस्ले के हवाले से क्या है जी, उसके जितने भी बेबी प्रोडक्ट्स हैं इनको अच्छा समझा जाता है कि जो उनके लिए खाने वाली चीजें हैं। और उसके बाद दूध के हवाले से एक अच्छा नाम उसका है नेस्ले का। तो ये जो एक अच्छा नाम होना है, ये भी उसके लिए क्या चीज है, ये ट्रेडमार्क जो है इनके, ये क्या चीजें हैं, ये आप इनकी इंटेंजिबल जिसको हम बोलते होते हैं इंटेंजिबल उनके एसेट्स हैं, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, जिनको हम 5 सेंसेस से अपने उनसे छूट नहीं महसूस कर सकते जी। तो नेक्स्ट हमारे पास फिर एक और भी है जी, एसेट्स आर द थिंग्स हैविंग सर्टेन वैल्यू पोजेस्ड बाय अ बिजनेस एंड रिसीवेबल बाय अ बिजनेस ऑन अ पार्टिकुलर डेट। एसेट्स क्या चीज है जी हमारे पास, वो तमाम चीजें हैं कि जिन जो बिजनेस के अंदर वजूद बिजनेस की पोजीशन में है, और जो आपने पैसे लेने हैं रिसीवेबल्स, यानी कि रिसीवेबल्स भी आपके एसेट्स में आएंगे। और आपके पास एग्जांपल के तौर पे देखिए, कैश, फर्नीचर, लैंड, मशीनरी, स्टॉक, गुड्स, डेटर्स, अकाउंट रिसीवेबल, बैंक बैलेंस, गुडविल, ईटीसी। ये क्या चीज़, सबके सब हमारे क्या है, एसेट्स हैं। लाइबिलिटीज क्या चीज़ है, ये एसेट की समझ आ गई सब लोगों को। सर ऑनर इक्विटी और एसेट में डिफरेंस बताना। ठीक है जी, बता देता हूँ मैं। आप एसेट भी एक हमारे पास मेन हेड है और ऑनर इक्विटी भी हमारे पास एक मेन हेड है। बिजनेस में जो कुछ भी ला रहा है ऑनर मालिक लेके आ रहा है, वो हमारे पास जो एसेट हों, चाहे वो एक्सपेंसेस हों, चाहे वो जो भी चीज़ हो, चाहे वो पैसे की सूरत में हो, वो हमारे पास ऑनर इक्विटी कहलाएगी। एसेट्स बिजनेस के अंदर कौन लाएगा, मालिक लाएगा। जो एसेट्स बिजनेस के अंदर लाए जाएंगे उनको हमारे पास क्या कहलाएंगे, वो ऑनर इक्विटी कहलाएगी, उसको कैपिटल कहा जाएगा। और एसेट्स खुद इटसेल्फ भी एक मेन हेड है और उसके साथ साथ ऑनर इक्विटी भी इटसेल्फ एक मेन हेड है जी। बात समझ आ गई जी आप लोगों को। अगर इसकी अभी जी समझ, अगर अभी आपको ये क्लियर नहीं हो रहा तो आगे जाके ये क्लियर हो जाएगा जब हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है।
जी अनिसा, कुछ समझ आई या नहीं आई, बताएं प्लीज। ठीक हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद हम आगे चलते हैं। लाइबिलिटीज क्या है जी? लाइबिलिटीज आर द डेट्स आर ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस, यानी कि बिजनेस ने जो कुछ उधार पे लिया होगा ना दूसरे लोगों से, चाहे वो प्रोडक्ट्स की सूरत में हो, यानी कुछ उधार खरीदा हुआ है या कर्जा लिया हुआ है, वो क्या कहलाएगा आपके पास? वो लाइबिलिटीज कहलाते हैं। लाइबिलिटीज भी क्या है? ये मेन हेड है एक हमारे पास। इसको फिनेंशियल स्टेटमेंट्स का एक एलिमेंट भी बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? ये वर्ड है जी हमारे पास है अकाउंटिंग पीरियड। जिस टाइम ड्यूरेशन के सर लिए जी, जी सर सर जी, जो लाइबिलिटी और क्रेडिट है, ये दोनों में फर्क है या सेम ही है सर जी ये भी? सेम चीजें हैं। जिस तरह जो हमारे पास ये जैसे कि एक एग्जांपल गिवन है, लाइबिलिटीज मीन टोटल अमाउंट विच बिजनेस इज लीगली बाउंड टू पे टू द आउटसाइड। एग्जांपल हमारे पास क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल हैं, अकाउंट्स पेबल है, और बैंक लोन वगैरह, ये सब चीजें उसके अंदर शामिल हैं। ठीक है। ठीक है। अकाउंटिंग पीरियड क्या चीज है? ये अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास ये है कि जिस टाइम पीरियड के लिए हमने बिजनेस अकाउंट्स की, बिजनेस की क्या बनानी होती है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं। ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारे पास? अकाउंटिंग पीरियड कहलाता है। और ये अकाउंटिंग पीरियड हमारे पास क्या होता है? मोस्टली क्या होता है? फाइनेंशियल रिपोर्ट एक साल का हो सकता है, तो उसके साथ साथ हम 1 मंथ का भी हो सकता है, और 1 क्वार्टर यानी कि 3 माह का भी हो सकता है। इसकी ये क्यों बनाते हैं? हम फाइनेंशियल पोजीशन देखने के लिए कि हमारे पास प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए बिजनेस का क्या है। उसके बाद रेवेन्यू, रेवेन्यू इसको इनकम भी बोला जाता है। ये भी हमारे पास क्या एक पार्ट है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक हिस्सा है। सॉरी, ये अकाउंटिंग मेन हेड का एक हमारे पास ये भी एक मेन हेड है। इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक एलिमेंट है। क्या है जी हमारे पास? इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स आर सोल्ड प्रोवाइड टू इट्स कस्टमर्स। क्या है जी हमारे पास? हम कह सकते हैं इसको, इट इज द प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड आर सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ बिजनेस टू कस्टमर। जो कस्टमर्स को हम चीजें बेचते हैं उसके एवज जो हमारे पैसा हासिल होता है, जो प्राइस है वो हमारे पास क्या कहलाती है? वो रेवेन्यू कहलाती है। सिंपली इन वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि बिजनेस के ऑपरेशन से, बिजनेस की सेल से, बिजनेस के जो आप काम कर रहे हैं सेल, ये प्राइमरी ऑपरेशन से जो कुछ आपके पास कैश हासिल होता है, जो कुछ आपके पास रेवेन्यू इनकम आती है, वो आपको रेवेन्यू कहलाते हैं। ठीक है। ये आपके पास ये सर्विसेज से भी हो सकते हैं, और या आपके पास उसके साथ साथ गुड्स से भी हो सकते हैं। अगर सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं तो सर्विसेज दे के आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर आप कोई दूसरा बिजनेस कर रहे हैं तो उससे आप क्या करेंगे? तो गुड्स का, तो उससे आप रेवेन्यू जनरेट करेंगे। आगे जी हमारे पास एक्सपेंसेस, ये भी मेन हेड का सर एक। ओवरऑल प्रॉफिट आएगा या सिर्फ? आपकी प्यारी भाई समझ नहीं आई जो भी क्वेश्चन आपने किया, आवाज क्लियर नहीं आई। सर मैं पूछ रहा हूँ रेवेन्यू में ओवरऑल प्रॉफिट आएगा या सिर्फ मतलब प्रॉफिट आएगा सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट एक, ओवरऑल जो प्रॉफिट हमारी एक सेल लहदा चीज है, होगा? प्रॉफिट एक लहदा चीज है, रेवेन्यू एक लहदा चीज है। रेवेन्यू, रेवेन्यू में से जब हम एक्सपेंसेस लेस कर दें तो हमारे पास प्रॉफिट आता है। ठीक है। प्रॉफिट अभी आगे चल के डिस्कस होगा प्लीज। ठीक है जी। तो एक्सपेंसेस हमारे पास नेक्स्ट आ गए। एक्सपेंसेस क्या चीज है? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स। जी एक्सपेंसेस क्या है जी? एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज यूज्ड अप इन द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग रेवेन्यू। हम रेवेन्यू हासिल करने के लिए जो भी खर्चे करते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। या एक्सपेंसेस आर द कॉस्ट। सर जी, आवाज नहीं आ रही। जब आवाज आ रही है आप लोगों को जी? जी सर। ओके। एक्सपेंसेस
हमारे पास क्या है जी, जो हम बिजनेस का कारोबार कर रहे हैं ना, जो हम रेवेन्यू कमाने के लिए जितना भी खर्चा मुझसे हो रहा है वो क्या कहलाता है हमारे पास, क्या कह रहे हैं उसको हम, क्या कहते हैं, एक्सपेंस का नाम दिया जाता है। क्या कह रहे हैं जी, एन एक्सपेंस इज अ सेक्रीफाइस और कॉस्ट इनकर्ड टू जनरेट रेवेन्यू, यानी कि रेवेन्यू हासिल करने के लिए जो हम कॉस्ट लगती है वो क्या कहलाते हैं हमारे पास, वो एक्सपेंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सैलरीज एम्प्लॉइज, टेलीफोन चार्जेस, रेंट ऑफ बिल्डिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या चीज़ें सब की सब हमारे पास क्या कहलाते हैं जी, कॉस्ट है जी हमारे पास, इसको एक्सपेंस कहना जाता है। और नेक्स्ट आपके पास ये भी कहा जाता है कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, या एक्सपायर्ड कॉस्ट भी इसको बोला जाता है, किसको, एक्सपेंसेस को बोला जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेट इनकम और नेट प्रॉफिट। नेट इनकम क्या चीज़ है जी हमारे पास, हम क्या करते हैं, अगर जैसे कि हमारे पास जितना भी रेवेन्यू हमें हासिल हुआ है, रेवेन्यू अगर उसमें से हम क्या करते हैं एक्सपेंसेस को लेस कर दें तो हमारे पास क्या कहलाता है, ये नेट प्रॉफिट कहलाता है। बात समझ आ गई जी। जी आप रेवेन्यू का पूछ रहे थे और प्रॉफिट का एक स्टूडेंट पूछ रहा था, वो जी आपको क्लियर हो गया जी, ये बताएं काइंडली जरा जी स्टूडेंट्स। हेलो। जी सर। जी सर समझ आ गई। रेवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस निकल जाएं तो जी ये प्रॉफिट बचता है। जी प्रॉफिट बचता है, ठीक है। और उसके बाद इसको समटाइम नेट इनकम भी बोला जाता है, नेट प्रॉफिट भी बोला जाता है, लेकिन इसकी फर्दर डिटेल्स हम जब पढ़ेंगे किसको क्या बोलते हैं जी, फिनेंशियल स्टेटमेंट में इनकम स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो तब हम मजीद डिस्कस करेंगे। रेवेन्यू में से जस्ट एक्सपेंसेस हम लेस कर दे तो हमारे पास क्या आ जाता है, प्रॉफिट आ जाता है या नेट प्रॉफिट आ जाता है। इसको जब डिटेल के साथ फिर हम उसमें जी यहाँ तक आपको क्लियर है सब चीजें। जी सर, रेवेन्यू का मतलब सर आमदनी है ना? जी आमदनी आपके पास इनकम,